मैंने मोहम्मद जाकिर हुसैन की किताब पढ़ी, ओल्गा से शिवनाथ तक, और ये पूरी किताब को बड़ी तल्लीनता के साथ पढ़ लिया मैंने पूरा। और ये किताब पढ़ते हुए मुझे बहुत बड़े लेखक याद आए, वो लेखक जिन्होंने देश विदेश की लंबी यात्राएं की, अनेक धर्म के बारे में जिज्ञासु होकर उन्होंने लिखा। वो लेखक हमारे समय के सबसे महत्वपूर्ण राहुल सांकृत्यायन थे और उनकी किताब थी ओल्गा से गंगा तक। जाकिर हुसैन ने किताब लिखा ओल्गा से शिवनाथ तक, क्योंकि ये जो कुछ है भिलाई इस्पात संयंत्र शिवनाथ के किनारे ही है। मोहम्मद जाकिर हुसैन ने लंबी यात्राएं की, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी कलकत्ता, कभी हैदराबाद, कभी भोपाल। अनेक शहरों में वो गए जहां भिलाई इस्पात संयंत्र से सेवानिवृत्त अधिकारी रहते थे, और संयोग से वो मिले, जीवित थे, बहुत जीवित नहीं रहे। उनके बेटों से बातचीत हुई, उनकी जीवन संगनी से बातचीत हुई, और उस बातचीत का निचोड़ ये कि ये किताब ओल्गा से शिवनाथ तक तैयार हो गई। ये किताब पढ़कर मुझे ये महसूस हुआ कि ये पूरी जन्म कुंडली है भिलाई इस्पात संयंत्र की, स्थापना से लेकर जब तक जाकिर हुसैन ने इस पर काम किया, तमाम बातें इसमें मिलती हैं, और एक ही जिल्द में ये सब पा जाना बड़ी बात है। दूसरी बात, ये किताब उत्सुकता जगाती है, लगातार आप पढ़ते रहे, उत्सुक होते रहेंगे। समय में अगर हम सोचें तो ये बहुत बड़ा अजूबा था 19वीं शताब्दी का। आज तो हम 21वीं शताब्दी में, मैं 19वीं शताब्दी की बात करना चाहता हूं, जब पीएन बोस आयरन ओर की खोज में छत्तीसगढ़ आए थे, और तब राजनांदगांव तक रेल लाइन बनी थी। आज जो बॉम्बे हावड़ा रेल लाइन कहते हैं, अंग्रेजों ने राजनांदगांव तक बनाया था उस। तब ड्रिलिंग मशीन की जरूरत हुई पीएन बोस साहब को, और वो ड्रिलिंग मशीन राजनांदगांव से दिल्ली राजहरा भेजी गई थी। उस समय ऐसे वाहन नहीं थे कि वाहन में हम ड्रिलिंग मशीन भेज दें, तो हाथियों का उपयोग किया गया था। दूसरी बार, विमलेंदु मुखर्जी जब भिलाई इस्पात संयंत्र ज्वाइन करने के लिए आए, और ज्वाइन करने के पहले वो रायपुर में रुके, फिर रायपुर से दूसरे दिन यहाँ आए, और यहाँ रहकर जब उन्हें ड्रिलिंग मशीन भेजनी पड़ी तो 20वीं सदी थी। ये वाकया 1955 का है, और 1955 में व्यवस्था की उन्होंने हाथियों की। ये बात बहुत रोचक है देश और दुनिया के लिए भी, मैं कहता हूं। ये वो विमलेंदु मुखर्जी हैं जो बड़े सितारिस्ट थे, सितार वादक थे। और एक बात बताऊं, उनके सुपुत्र बुधादित्य मुखर्जी भिलाई सेक्टर 10 के इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं, और आज देश के बड़े सितार वादकों में बुधादित्य का नाम है। अधिकारी जो आए, बड़े बड़े अफसर, उन्हें हमारे दुर्ग के सर्किट हाउस में रहना पड़ा। सर्किट हाउस उस समय छोटा था, तो टेंट लगे थे, और उस टेंट में मुझे गुजर बसर करना पड़ा। कभी जरूरत पड़ी तो डबल रोटियां यहां नहीं मिलती थी, ना भिलाई में ना दुर्ग में, रायपुर से डबल रोटी आती थी। कभी कारखाने के लिए बर्फ की जरूरत पड़ गई, बर्फ की सिल्लियों की टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए, तो वो बर्फ की सिल्लियां यहां नहीं थी दुर्ग भिलाई में, रायपुर से बर्फ लाना पड़ा। और एक बात मैंने देखा, जब विस्तार हुआ, अधिकारी आ गए, उन्हें अंडों की जरूरत पड़ी, नॉनवेज खाने के लिए मुर्गियों की जरूरत पड़ी, तो यहां पंजाब हरियाणा से मुर्गियां लाकर पालना पड़ा,
और एक बड़ा काम उसका चला। ये सारी बातें आज के समय में कोई महत्व नहीं रखती, लेकिन चौंकाती है कि कभी ऐसा भी था, कभी छत्तीसगढ़ ऐसा भी था। आज जो छत्तीसगढ़ है राज्य बन गया है, लगातार ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहा है। तब तो ठीक से समाचार पत्र भी नहीं निकलते थे, इनकी गाथा भी नहीं लिखी जाती थी। जाकिर हुसैन ने बड़ा काम किया है, लंबी लंबी यात्राएं की है। कभी एक बार गए, जिनसे मिलना है वो बीमार है, आप वापस लौट आइए। या महानगरों में आप ठहर नहीं सकते ज्यादा समय तक, खर्चीला है। लेकिन इन सब परेशानियों को जाकिर ने झेला और उसका ये फल निकला। ये किताब धीरे 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 तैयार होने लगी और बनी, मुकम्मल बनी। अब आप जानना चाहेंगे कि सेंट्रल एवेन्यू कैसे बन गई, सेक्टर 8 का इस्पात क्लब ने कैसे आकार लिया, कैसे मैत्री बाग बना, कैसे उसका विस्तार हुआ, कैसे नेहरू हाउस ऑफ कल्चर बना, कैसे कला मंदिर बना जो अब महात्मा गांधी स्मृति कला मंदिर हो गया है, नए नए सेक्टर कैसे बनते गए। ये तमाम बातें पढ़ने में बहुत रोचक लगती है। बाहर के व्यक्तियों को तो रोचक लगेगी, लेकिन जो यहाँ 40-50 साल से है, जिसने इस प्रगति को देखा है, उसे ये सब एक साथ पढ़ लेने में बहुत अच्छा लगता है। और बात का मैं जिक्र करना चाहूंगा, जाकिर हुसैन मेरा छात्र रहा है। 1988 से लेकर 1992 तक का समय, बहुत महत्वपूर्ण समय, भिलाई विद्यालय में बीता। ये वो भिलाई विद्यालय है जिसे भिलाई इस्पात संयंत्र का पहला हाई स्कूल होने का गौरव प्राप्त है, और ये नवंबर 1959 में प्रारंभ हुआ। दूसरी सबसे बड़ी बात, इस विद्यालय में निकिता क्रुश्चेव आए। उस समय वे दुनिया के एक बड़े मजबूत नेता थे। दूसरे, उस विद्यालय में पंडित जवाहरलाल नेहरू आए। ये भिलाई विद्यालय की बड़ी स्मृतियों में शामिल है। दूसरी बात एक उपलब्धि की ये है कि दूसरे जनरल मैनेजर NC श्रीवास्तव जब यहाँ पदस्थ थे तो उनकी बिटिया आरती पढ़ती थी वहां, और वो मध्य प्रदेश में मेरिट में आई थी। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा कि 1984 में जब 25 साल मनाए गए भिलाई इस्पात संयंत्र के, और उस 25 साल के जश्न में शामिल होने के लिए NC श्रीवास्तव साहब आए, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं भिलाई विद्यालय की लाइब्रेरी देखना चाहूंगा। वो आए, वो लाइब्रेरी गए, लाइब्रेरी देख करके बहुत प्रसन्न हुए, और प्रिंसिपल साहब हमारे GP शर्मा को उन्होंने ये बताया कि हमारी बिटिया लाइब्रेरी से किताबें लेकर के जाती थी, कुछ अच्छी किताबें कोर्स के अलावा, उन किताबों को हम भी पढ़ा करते थे। ये बड़ी बात थी भिलाई विद्यालय के लिए। एक बात और याद आती है, ERC शेखर साहब 2 बार GM बन करके आए। उनका एक नजरिया था, कभी हॉस्पिटल, कभी मार्केट, कभी सिविक सेंटर, कभी किसी स्कूल में। तो मैंने उन्हें स्कूल में आते देखा। वो एक राउंड लगा लेते थे स्कूल में, किसी कक्षा में नहीं जाते थे। वो ये देखकर संतुष्ट होते थे कि विद्यालय में पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है, उनके आने को कोई नहीं जानता था। फिर वो ये इच्छा जाहिर करते थे प्रिंसिपल साहब से कि मैं किसी क्लास में जाऊंगा, और वो क्लास में जाकर के पढ़ाते थे। ये एक ऊंचाई थी ERC शेखर साहब की, जिसे मैं अभी याद कर रहा हूं। गणपति साहब, जो मैंने इस किताब में पढ़ा, वो IAS अफसर थे, और उन्होंने भिलाई इस्पात संयंत्र को बहुत कुछ दिया, जिस पर हमें नाज होना चाहिए। मैं याद करना चाहता हूं संगमेश्वरन साहब को, जिनसे कई मुलाकातें हुई साहित्यकारों की, और वो ये भी कहते थे कि आप लोग भिलाई इस्पात संयंत्र को लेकर कोई फिल्म बनाइए, जैसे काला पत्थर बनी है कोयले को लेकर के, वैसी कोई फिल्म बनाइए। वो साहित्यकारों को बहुत उत्साहित करते थे, और जब कभी हमने किसी कार्यक्रम में बुलाया, संगमेश्वरन साहब
बराबर आए और उनके कहने की वजह से, उनके उत्साह से कई बड़े कार्यक्रम भिलाई होटल के, आजकल जो भिलाई निवास कहलाता है, उसके बहुउद्देशीय सभागार में हुए। उसका पूरा श्रेय संगमेश्वरन साहब को जाता है। मैं याद करना चाहता हूं निमाई कुमार जी मित्रा को, इसलिए याद करूंगा कि ढेरों निर्माण उनके कार्यकाल में हुए। आज जिस सेंट्रल एवेन्यू में हम चलते हैं, जो चौड़ी सड़कें दिखती है, वो बहुत सक्रिय थी। मित्रा साहब के समय में उस सड़क का निर्माण हुआ। आज भी जो लोग चलते हैं वो मित्रा साहब को याद करते हैं। एक क्लब था पुराना, भिलाई क्लब, सेक्टर 8 का जो स्टील क्लब बना वो मित्रा साहब के कारण है। और अनेक ऐसे निर्माण याद करने लायक हुए, वो सब मित्रा साहब के कारण हुए, तो याद आना स्वाभाविक है। फिर मैं याद करना चाहूंगा शिवराज जैन साहब को, और मैडम दवे थी हॉस्पिटल की अधीक्षक, बाद में चौबे जी हुए। तो हॉस्पिटल का जो जितना भी निर्माण बाद में हुआ है वो सब इन्हीं लोगों के कार्यकाल में हुआ है, जिसका श्रेय दवे मैडम को जाता है, चौबे जी को जाता है और जैन साहब को जाता है, जिनके कार्यकाल में टेंडर हुआ और काम पूरा हुआ। जो सोवियत रूस गए, उस समय तो सोवियत रूस था, अलग अलग देश नहीं थे, कोई यूक्रेन नहीं था, कोई कजाकिस्तान नहीं था, कोई तुर्किस्तान नहीं था, सब एक साथ थे। वहां से उन्होंने अपने जीवन संगनी को लाया, प्यार हुआ, मोहब्बत हुआ, जो भी हुआ लेकर आए। बड़ी बात यह कि लोगों को पता नहीं चलता कि वो कहां है, कैसे हैं। भारतीय युवाओं ने उनके साथ अपना पूरा जीवन बिता दिया। अंग्रेजी भी नहीं आती थी ठीक से, लेकिन प्रेम में भाषा आड़े नहीं आती, राष्ट्र की सीमाएं आड़े नहीं आती, धर्म आड़े नहीं आता। वो अपना धर्म भूल गए। वो असली एक दोस्ती थी, और वो दोस्ती कभी राज कपूर से शुरू होती है। जब कभी जाकिर हुसैन ने बात किया तो उन्होंने किया कि हम राज कपूर को जानते हैं। वो दो लोगों को जानते थे इतने बड़े देश में, पंडित जवाहरलाल नेहरू को जानते थे और राज कपूर को जानते थे। राज कपूर की आवारा को जानते थे, श्री 420 को जानते थे, बरसात को जानते थे। इन फिल्मों के माध्यम से उन्होंने हिंदुस्तान को जाना, और अनेक लोगों को तो हिंदुस्तान से प्रेम राज कपूर के माध्यम से हुआ। फिल्म उस समय कितना बड़ा माध्यम थी, ये बात समझी जा सकती है। और उन दंपतियों का जो इंटरव्यू जाकिर हुसैन ने लिया, वो इंटरव्यू एक बार पढ़ने के लायक है। अगर ये नहीं होता, ये इंटरव्यू इस किताब के जिल्द में नहीं होती, तो ये किताब उतनी सरस और रोचक नहीं बन पाती। आज वो कहां है? क्या जीवन संगनी गुजर गई? क्या उसका पति नहीं रहा और वो अकेले अपने बेटों के साथ जीवन बिता रही है? कहीं दिल्ली में, कहीं मुंबई में, कहीं बेंगलोर में, कहीं हैदराबाद में, कहीं कोलकाता में। ये सारी बातें इस किताब को पढ़ने से मालूम होती है। और जो इंटरप्रेटर इनके साथ में रहे, अनुवादक, भाषा का अनुवाद करते रहे, उनसे जाकिर हुसैन ने मुलाकात की। हमारे लंबे समय तक बातचीत करके उन्होंने बताया कि किस प्रकार उसने रशियन भाषा सीखा और इनके साथ काम किया। ये मैं इसे बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं। एक बात और बहुत अच्छी है, मैंने पता नहीं ये बात जाकिर हुसैन के दिमाग में कैसे आई, कहां से सोचा उसने। हमेशा जब बातचीत उसकी खत्म होती थी तो वो पूछता था कि शिवनाथ और वोल्गा में कहां का पानी आपको अच्छा लगा? और वो थोड़ी देर रुक करके कहते थे वोल्गा का पानी भी बहुत अच्छा है, मीठा है, हमको शिवनाथ का पानी भी बहुत अच्छा लगता है। वो कभी अंतर नहीं कर पाए। शिवनाथ का पानी उनको ऐसे वैसा ही लगता था जैसे वोल्गा का पानी। हाँ, किसी ने बताया वोल्गा के पानी में ठंडकता ज्यादा है क्योंकि वो बर्फीला प्रदेश है। किसी ने ये बताया कि वोल्गा शिवनाथ से बड़ी है। ठीक है, बड़ी है, ठीक है, ठंडक है वहां के पानी में, लेकिन शिवनाथ का पानी उससे कभी कम नहीं रहा। पानी दुनिया भर का पानी एक जैसा है, एक जैसा स्वाद, एक जैसा रंग, और पानी की उपयोगिता सारी दुनिया में एक जैसी है। ये भी बात पूछ करके जाकिर ने सिद्ध किया
कभी वहां ऐसे परिवार के साथ बातचीत करनी पड़ी जिन्हें हिंदी ही नहीं आती थी, लेकिन जाकिर भाई बैठे, चाय पिया, इशारों में बातचीत हुई, इशारों में नाश्ता हुआ, इशारों में उसने ये बताया कि मैं इंटरव्यू लेने आया हूं, और वो समझे। तब तक कोई दुभाषी आ गया। जवाहरलाल जी नेहरू को याद किए बिना बात पूरी नहीं होती है। वो 3-3 बार भी विजिट किया, उन्होंने बहुत लंबा भाषण दिया, उनका भाषण पढ़ने के लायक है। मैं ये कह रहा हूं, उस भाषण को कोई इत्मीनान से पढ़े, और पढ़ करके आप ये अनुमान लगाइए कि क्या वो इतने समय पहले दिया हुआ भाषण है, क्या वो भारत के बारे में इतना कुछ जानते थे भविष्य को। आपको ऐसा लगेगा कि अभी महीना 15 दिन पहले किसी प्रधानमंत्री ने वो भाषण दिया है, और उनकी भाषा की रवानगी को देखिए। तमाम बातें इस किताब में है, बोलने के लिए बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन मैं अपनी बात खत्म करने के पहले जाकिर हुसैन को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि एक अच्छी किताब हिंदी साहित्य में आई, और भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए एक उपलब्धि है ये। मैं तो ये कहूंगा, भिलाई में परंपरा थी, पहले लेखकों की किताब खरीद कर जो अतिथि आते थे उनको देते थे। वो यहाँ के साहित्यकारों का काव्य संग्रह, व्यंग्य संग्रह, कविता संग्रह, उपन्यास ले जाते थे। इससे वो लेखक उनकी अलमारियों तक पहुंच जाते थे। तो भविष्य में जब कभी कोई अतिथि आए तो ओल्गा से शिवनाथ तक की एक प्रति लेते जाए, ताकि भिलाई उनके साथ साथ रहे, जीवन भर वो पढ़े, उनकी आने वाली पीढ़ी पढ़े और पीढ़ियां पढ़ती।